नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नीमराज सुंडा जी की जो बुक है ए कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, उसी का जो मैं एमसीक्यू वाली सीरीज चला रहा हूं। हमारे इस एमसीक्यू सीरीज का 7वां लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं और इस 7वें लेक्चर में हम रोज की तरीके से 10 क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे। 10 क्वेश्चन में आपके कितने सही हो रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन करके आपसे पूछता जाऊंगा। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको एनालाइज करना है, क्योंकि क्वेश्चन काफी ज्यादा टफ है। तो आप उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करो, फिर उसका आप आंसर दो और फिर वीडियो को दोबारा प्ले करके आप देखो कि आपने जो आंसर दिया है क्या वो आंसर सही है। अगर नहीं सही है तो वो क्यों नहीं सही हो रहा है, उसको कायदे से जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उसकी मदद से आप समझो कि क्यों आपका गलत हो रहा है और उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो मैं पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे और यहाँ पर मैं जो कुछ भी लेक्चर आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसका आपको बाकायदा पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा और ये जो पीडीएफ नोट्स होगा आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गया जो ये क्यूआर कोड है इसको स्कैन करके मात्र 1000 रुपए का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा इस कोर्स से रिलेटेड कुछ ही अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए कि जैसे आपको कोर्स परचेज करने के बाद कैसे एनरोलमेंट होगा, किस तरीके से आपको वीडियो मिलेगी, किस तरीके से आप लेक्चर अटेंड करोगे, किस तरीके से आपको पीडीएफ मिलेगा, इस तरीके की सभी जानकारी आपको यहाँ पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9792771793 से प्राप्त हो जाएगी। तो अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हो तो एक बार व्हाट्सएप से संपर्क जरूर कीजिए। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशनल माइलस्टोन ऑफ ICAR IARI इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि ICAR और IARI के निम्नलिखित संस्थागत जो मील के पत्थरों को सही कालानुक्रमिक क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यानी कि ICAR और ARI जो है IARI इन दोनों इंस्टीट्यूशन के द्वारा कौन कौन से काम कब किए गए हैं, अगर आपको ये पता होगा तो आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर पाओगे। देखते हैं इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो हमको सबसे पहले पता चलेगा कि हमारा जो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप है, यानी कि ये वाला जो है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप इक्विवेलेंट टू एमएससी एग्रीकल्चर, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था कब? ये 1946 में स्टार्ट हुआ था। पहले एक बार मैं आपको समझा देता हूं इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, ये 4 माइलस्टोन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो माइलस्टोन मैं आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप। जब IARI की स्थापना हुई थी तो IARI की स्थापना में यहाँ पर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप दिया जाता था और ये देने की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी ये 1923 से शुरू हुई थी। उस समय पर यहाँ पर जो कुछ भी लोग पढ़ते थे, जो कुछ भी लोग रिसर्च करते थे, तो यहाँ से उनको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता था जिसको कहा जाता था डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप। लेकिन बाद में इसी डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप को 1946 में इसको एमएससी के इक्विवेलेंट कर दिया गया। यानी कि अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रखी है और IARI से डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप कर रखा है तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ये हमारा माइलस्टोन है इसका जो ईयर की हम बात करते हैं तो हमारा कब होगा? 1946 में होगा। हालांकि जो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएटशिप था ये 1923 में ही देना स्टार्ट हो गया था, लेकिन उस समय पर इसको एमएससी के इक्विवेलेंट नहीं माना जाता था। 1923 में इसको एमएससी के इक्विवेलेंट मानना स्टार्ट हुआ था 1946 में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कि IARI जो है इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। यूजीसी एक्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट जो एक्ट है कमीशन, इसके तहत 1956 का जो एक्ट है इसी के तहत 1958 में IARI को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया था। इसको हम समझते हैं, जब हमारा IARI बना था तो ये इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करता था। मतलब एक तरीके का रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करता था जहां पर प्राइमरी फोकस होता था कि एग्रीकल्चर में रिसर्च किया जाए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि रिसर्च के साथ साथ यहाँ पर एजुकेशन का भी काम होने लगा। तो अगर एजुकेशन होगा तो एजुकेशन की वहां पर डिग्री भी दी जाएगी।
तो इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा दे दिया गया, यानी कि नाम तो इसका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेकिन यहाँ से पढ़ने के बाद, यहाँ पर अगर आप रिसर्च कर रहे हो, तो यहाँ पर रिसर्च और थीसिस लिखने के बाद आपको यहाँ से एक डिग्री भी मिलती थी, तो इसी वजह से इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो दर्जा दिया गया था, ये यूजीसी के एक्ट 1956 वाले एक्ट के तहत दिया गया था, और दिया कब गया था, तो 1958 में दिया गया था। यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं हमारे पहले फैक्ट की, तो ये जो पहला फैक्ट है इसमें 1958 हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर की जो रिव्यू टीम थी, उसने आईसीएआर को क्या किया था, आईसीएआर को एक फुल्ली ऑटोनोमस बॉडी बना दिया था। और ये फुल्ली ऑटोनोमस बॉडी कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1966 में। इसके अलावा फिर आगे चलकर एएसआरबी नेट यानी कि जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है, फिर इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, ये हुई थी 1 नवंबर 1973 को हुई थी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले तो हमारा ये वाला है, दूसरे नंबर पर ये वाला है, तीसरे नंबर पर ये वाला है, और अंत में हमारा ये चौथे नंबर पर होगा। तो अगर हम देखेंगे तो 4 वाला पहले नंबर पर होना चाहिए, यानी कि ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, ये तो गलत हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर हमारा क्या आएगा, दूसरे नंबर पर हमारा पहला वाला आएगा, तो दूसरे नंबर पर हमारा पहला वाला ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, हमारा ये वाला भी गलत हो गया। अब हमारा तीसरे नंबर पर क्या हो सकता है, तीसरे नंबर पर हमारा तीसरे नंबर पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमको समझ में आएगा कि तीसरे पे तीसरा नंबर वाला होना चाहिए, तो तीसरे पे तीसरा नंबर वाला ये वाला है, और इसमें तीसरे पे दूसरा नंबर है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ये बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? आगे हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है इन 1936 द एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज शिफ्टेड फ्रॉम पूसा बिहार टू पूसा रोड नई दिल्ली। यहाँ पर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये IARI की बात हो रही है, IARI की बात हो रही है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है 1936 में इसको पूसा बिहार से शिफ्ट करके पूसा रोड नई दिल्ली में लाया गया था। ये तो असर्शन कह रहा है। रीजन क्या कह रहा है, रीजन कह रहा है ए मेजर अर्थक्वेक इन 1934 caused irreparable damage to the institute's building in बिहार। कह रहा है कि 1934 में जो पूसा बिहार में जो IARI की बिल्डिंग हुआ करती थी, वो भूकंप की वजह से ज्यादा डैमेज हो गई, यानी कि इरिपेयरेबल डैमेज हुआ था, जिसकी क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती थी, पूरी बिल्डिंग खराब हो गई थी। तो इसी की वजह से इसको पूसा बिहार से शिफ्ट करके नई दिल्ली में ले आया गया। तो अगर हम इसको ध्यान से समझेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इसका जो असर्शन है वो भी सही है, और इसका जो रीजन है ये भी सही है, और वहीं जो इसका रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। अगर बिल्डिंग डैमेज नहीं हुई होती तो इसको दिल्ली लाया नहीं गया होता। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिगार्डिंग द स्ट्रक्चरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ICAR एंड डेयरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन तीनों स्टेटमेंट जो कि हैं ICAR और डेयरी से संबंधित है, आपको इसको पढ़ना है तीनों स्टेटमेंट को, और बताना है कि इन तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जो केंद्रीय कृषि मंत्री होता है वो ICAR का प्रेसिडेंट होता है। तो ये हमारा जो है ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ICAR का प्रेसिडेंट जो केंद्रीय कृषि मंत्री होता है वही होता है। इस समय पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, तो वही इस समय पर प्रेसिडेंट हैं ICAR के। अगला है डायरेक्टर जनरल, जिसको DG कहा जाता है। ICAR का जो DG होता है वही डेयरी का सेक्रेटरी होता है। तो ये भी हमारा जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो ICAR का डायरेक्टर जनरल होगा वही डेयरी का सेक्रेटरी भी होता है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है हमारा डेयरी जो है इसको क्रिएट किया गया था विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। जो डेयरी है इसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के तहत क्रिएट किया गया था, और ये कब क्रिएट किया गया था, 1973 में क्रिएट किया गया था। तो ये भी हमारा जो स्टेटमेंट है ये भी सही। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं।
तो हमारे अगर तीनों स्टेटमेंट सही हैं तो बोले तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा-सा समझते हैं। समझते क्या हैं कि जब आईसीएआर बना था तो आईसीएआर को बनाने के बाद इसको फुल्ली ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया। अब फुल्ली ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया और आईसीएआर का जो ज़्यादातर काम होता था, ये रिसर्च करना होता था। यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में रिसर्च होता था। इसके बाद जो ये डेयरी है, ये डेयरी क्या काम करता था? ये डेयरी जिसको हम क्या बोलते हैं? डेयरी को हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन। तो ये जो डेयरी हुआ करता था और जो एक आईसीएआर हुआ करता था, ये दोनों अलग-अलग तरीके से अपना काम करते थे और एक होता था हमारा भारत सरकार। भारत सरकार। अब क्या होता था कि जैसे आईसीएआर में कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो काम कर रहा है, यहाँ पर जो भी वैज्ञानिक गतिविधियां हो रही हैं, इसको भारत सरकार तक पहुंचाने के लिए बीच में एक चैनल का काम करता था और उस चैनल का नाम हुआ करता था डेयरी। तो आईसीएआर और भारत सरकार के बीच में एक चैनल का काम करने का काम किसका था? ये डेयरी का काम हुआ करता था। तो ये हमारा डेयरी का थोड़ा सा काम होता है। अब डेयरी जो होता है, डेयरी में एक पद होता है सेक्रेटरी का। तो डेयरी में जो सेक्रेटरी होता है, ये वही आदमी होता है जो आईसीएआर का डायरेक्टर जनरल हुआ करता है। यानी कि इस समय पर आईसीएआर का जो डायरेक्टर जनरल है, वही डेयरी का सेक्रेटरी भी हुआ करता है। समझ गए यहाँ तक बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैच करना है इसमें। यहाँ पर आपको दिया गया है कुछ चीजें और यहाँ पर कुछ चीजें दिया गया है। इनको आपको मैच करके बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूं तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो भारत का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है ये कितना है? ये है 328.74 मिलियन हेक्टेयर। तो हमारा ए है, ये दूसरे पे चला जाएगा। दूसरा क्या है? बी है, टोटल डिग्रेडेड लैंड। तो जो टोटल डिग्रेडेड लैंड है वो कितना है भारत में? टोटल डिग्रेडेड लैंड कितना है? 187 मिलियन हेक्टेयर है। इसके अलावा नेट क्रॉप्ड एरिया कितना है? नेट क्रॉप्ड एरिया जो भारत में है वो 141 मिलियन हेक्टेयर है। और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है भारत में वो कितना है? वो है 195 से लेके 219 मिलियन हेक्टेयर के आसपास में है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको ये मिला के बता दिया। अब इसको अगर हम देखेंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए जो हमारा है ये सेकंड पे जा रहा है। तो ए सेकंड पे इसमें जा रहा है, ए सेकंड में इसमें जा रहा है और ए सेकंड में इसमें जा रहा है। तो ये हमारा तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया। ए, बी और डी में से कोई एक हो सकता है। जो बी है, बी 4 पे जा रहा है, यानी कि बी जो है 4th पे जा रहा है। तो बी 4th में इसमें जा रहा है, तो ये सही हो सकता है। बी 4th ये इसमें तो नहीं जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया। और बी 4th पे जा रहा है, तो ये भी सही हो सकता है। यानी कि अब क्या हुआ? या तो ए सही होगा या तो डी सही होगा। आगे देख लेते हैं। नेट क्रॉप्ड एरिया जो है वो 141 है, यानी कि सी वाला जो है वो फर्स्ट पे जा रहा है। तो सी फर्स्ट पे इसमें जा रहा है और इसमें सी तो थर्ड पे जा रहा है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है ये बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पढ़ने में मिलेगा कि भारत में जो करंट क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कितनी है? भारत में जो करंट क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 155.34% है। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है कि नेट क्रॉप्ड एरिया अपॉन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हमको दिया गया है। तो असर्शन में तो दिया गया है कि करंट जो हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो 155.34 है। और यहाँ पर जो हमारी क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला दिया गया है कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, वो दिया गया है नेट क्रॉप्ड एरिया अपॉन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मल्टीप्लाइड बाई 100। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारा ये जो ऑप्शन है, इसमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा? कि जो हमारी इस समय पर क्रॉपिंग इंटेंसिटी है इंडिया में वो 155.34 है। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, यहाँ पर जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूला भी हमारा बिल्कुल सही है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो बात क्या है कि बात दोनों हमारी सही है। और इसके अलावा ये जो रीजन है,
ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इसी से निकाला जाता है। तो ये हमारा दोनों सही हो जाएगा। तो बोले तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट IARI's हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। IARI के ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन या कौन सा कथन गलत है। इसको ध्यान से देखना कि यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है। तो द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ एन the first Indian director of the institute was B. विश्वनाथ appointed in 1936। यानी कि जो फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर हुआ करता था इस इंस्टीट्यूट का, IARI का, वो कौन था? फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर कौन हुआ करता था इसका? बी विश्वनाथ हुआ करता था। बी विश्वनाथ हुआ करते थे, जिनको अपॉइंट किया गया था 1936 में। तो ये जो हमारा ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल सही है, तो कोई बात नहीं, इसको सही होने दीजिए। अगला है, द इनिशियल फंडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडेड अ डोनेशन ऑफ 9 लाख रुपीज फ्रॉम हेनरी फिलिप्स ऑफ द यूएसए। हेनरी फिलिप्स यूएसए के हुआ करते थे, उन्होंने 9 लाख रुपए भारत को ग्रांट दिया था, मतलब फंडिंग दी थी इनिशियल समय पर, यहाँ पर दान के रूप में ग्रांट दिया था। और उसी ग्रांट 9 लाख रुपए से भारत में IARI की स्थापना हुई थी। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, ये भी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्या है, द इंस्टीट्यूट वॉज रिनेम्ड। पहले इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ करता था, बाद में उसको इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया गया, और ये किया गया था 1911 में। तो ये जो हमारा ऑप्शन है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको जो बनाया गया था, ये कब बनाया गया था? इसको बनाए जाने का जो काम है, यानी कि इसका जो नाम बदला गया था, ये भारत के आजाद होने के बाद बदला था, 1947 में बदला गया था। इंपीरियल की जगह पर इंडियन लगा दिया गया था। तो क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, और इनकरेक्ट हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है यही है, तो तीसरा स्टेटमेंट इसमें केवल ऑप्शन नंबर बी में है कि हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो ये हमारा तीसरा नंबर जो है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी हमारा रैंकिंग और राज्य के आधार पर है। यहाँ पर राज्य दिया गया है, और यहाँ पर रैंकिंग और कैटेगरी दिया गया है। आपको ध्यान से इसको देखना है और मैच कराना है। अगर मैं इसको मैच कराना स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, तो ये फर्स्ट इन व्हीट एंड फूड ग्रेड प्रोडक्शन, भारत में सबसे ज्यादा जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन और गेहूं का जो प्रोडक्शन होता है, वो कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। राजस्थान की अगर हम बात करें, तो राजस्थान जो है, इसका सबसे ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया है, यानी भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और इसके अलावा मोटे अनाज वाला प्रोडक्शन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि मोटे अनाज का प्रोडक्शन राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है। तो ये दो चीज तो हमने मैच करा दिया। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो हाईएस्ट जो फॉरेस्ट एरिया है और पल्स का जो प्रोडक्शन है, पल्सेस का जो प्रोडक्शन है, यानी कि दालों का जो प्रोडक्शन है, उसके उत्पादन में मध्य प्रदेश हमारा पहले स्थान पर होता है। तो ये भी हमारा सही है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, तो भारत में सबसे ज्यादा जो ड्रिप इरिगेशन है, वो कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? तो महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया जाता है। तो ए जो है, ये दूसरे पे जा रहा है, तो ए दूसरे पे जा रहा है इसमें, ए दूसरे पे जा रहा है इसमें, और ये दोनों में नहीं जा रहा है। बी जो है, बी जा रहा है तीसरे पे, तो बी जा रहा है तीसरे पे, बी जा रहा है पहले पे, ये गलत हो गया। तो ये हमारे सभी गलत हो गए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट रिगार्डिंग ICAR's लीडरशिप एंड कमेटी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ICAR की लीडरशिप और कमेटी के रिगार्डिंग जो भी चीजें यहाँ पर हुई हैं, उसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना है। तो यहाँ पर हमारे 4 चीजें दी गई हैं, इन चारों चीज को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस स्टार्ट कहाँ से होगा? तो सबसे पहले जो श्री मोहम्मद हबीबुल्लाह है, इनको ICAR का फाउंडेशन जब हुआ था, उसके बाद क्या बनाया गया था? उसके बाद इनको पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था। और ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1929 के आसपास में, जब ICAR की स्थापना हुई थी, उसी समय पर इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। फिर बाद में चलकर ICAR का जो प्रेसिडेंट हुआ करता था, उसको
भारत का जो कृषि मंत्री है उसको कर दिया गया था, लेकिन स्टार्टिंग में यही हुआ करते थे, श्री मोहम्मद हबीबुल्ला। ये तो समझ गए बात। अब अगला जो हमारा पॉइंट है, वो क्या है? इसके काफ़ी समय बाद एक रिपोर्ट सबमिट करी गई थी गजेंद्र गाडकर कमेटी। तो ये गजेंद्र गाडकर जो कमेटी थी, ये कमेटी अपॉइंट करी गई थी और ये कमेटी अपॉइंट कब करी गई थी? 1972 में अपॉइंट करी गई थी। समझ गए? अब जब ये 1972 में ये कमेटी अपॉइंट करी गई, तो इसने इस गजेंद्र गाडकर कमेटी में एक रिपोर्ट लगाई। गजेंद्र गाडकर जो कमेटी थी, गजेंद्र गडकर कमेटी ने 1973 में, यानी कि 72 में ये कमेटी बनाई गई थी और 73 में इस कमेटी ने एक रिपोर्ट डाली थी और इसी रिपोर्ट के बाद फिर डेयरी और एएसआरबी जो नेट है, इन दोनों की स्थापना हुई थी। तो जो डेयरी है, ये फिर इस्टेब्लिश हुआ था। तो इस्टेब्लिश ये डेयरी कब हुआ था? डेयरी जो क्रिएट हुआ था, ये हुआ था 1973 में। तो अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे, तो सबसे पहले आईसीआर के प्रेसिडेंट बने थे मोहम्मद हबीबुल्ला 1929 में। फिर 1972 में गजेंद्र गाडकर कमेटी अपॉइंट हुई थी। 1973 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लगाई थी और फिर 1973 में ही डेयरी जो है, इसको डेयरी इन द मिनिस्ट्री में, जो एग्रीकल्चर और फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसमें इस फूड एंड एग्रीकल्चर जो मिनिस्ट्री है, उसमें डेयरी की स्थापना हुई थी। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हमारा आएगा 2। तो सबसे पहले तो 2 इसमें है और इसमें है। फिर उसके बाद क्या आएगा? 2 के बाद फिर हमारा आएगा 72, यानी कि 1 आएगा। तो 2 के बाद 1 आ रहा है इसमें और इसमें तो आ नहीं रहा है। ये हमारा पहले से ही गलत हो गया है और ये भी हमारा पहले से गलत हो गया है। तो सीधा-सीधा बात बचे कि हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, ये बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। द स्टेट ऑफ पंजाब हैज द हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजम्पशन रेट अमंग ऑल इंडियन स्टेट। भारत में जितने भी स्टेट हैं, वहां पर अगर हम फर्टिलाइजर कंजम्पशन रेट की बात करें, तो पर हेक्टेयर पंजाब में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर का कंजम्पशन होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करते हैं, तो ये हमारा जो पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट बिल्कुल ही सही है। बिल्कुल सही क्यों है? क्योंकि जो पंजाब है, पंजाब में 1 हेक्टेयर में 212 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से यहाँ पर हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं। रीजन क्या है? पांडिचेरी हैज द हायर फर्टिलाइजर कंजम्पशन रेट देन पंजाब व्हेन इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी। और जब भारत के जितने भी स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, जब सबको हम एक साथ मिला देते हैं, तो पांडिचेरी का जो फर्टिलाइजर कंजम्पशन रेट है, वो सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पांडिचेरी में 1091 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से यहाँ पर फर्टिलाइजर यूज होता है। पंजाब में 212 होता है। तो जितने भी स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पश्चिम बंगाल, इस तरीके से हमारे जो तमाम स्टेट है भारत के, उन सभी स्टेट में पंजाब में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया जाता है पर हेक्टेयर। और पांडिचेरी में पूरे भारत में अगर जितने यूनियन टेरिटरी हैं और जितने स्टेट हैं, अगर सबको इंक्लूड कर लें, तो सबसे ज्यादा जो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है पर हेक्टेयर, वो किया जाता है पांडिचेरी में। वो 191 किलोग्राम पर हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में लगभग 191 किलोग्राम फर्टिलाइजर यूज कर लिया जाता है। तो इन दोनों को हमने आपको बताया कि दोनों के दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों के दोनों वाले ऑप्शन कौन-कौन से हैं। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये हो सकता है। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी सही हो सकता है। ए ट्रू आर फॉल्स, ये तो होगा नहीं। ए फॉल्स आर ट्रू, ये भी नहीं होगा। अभी इन दोनों में से कौन सा होगा? तो इसमें कह रहा है कि जो रीजन है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ ए का, यानी कि जो यहाँ पर आपको रीजन दिया गया है, क्या यह करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर का? यानी कि पांडिचेरी में ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, क्या यही कारण है कि राजस्थान में ज्यादा यूज होता है? ये बिल्कुल नहीं है। पांडिचेरी में फर्टिलाइजर ज्यादा यूज होता है, इसका पंजाब में ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होने का कोई संबंध नहीं होता है। जैसे मान लो आप ज्यादा खाना खा रहे हो, तो इसका ये थोड़ी तात्पर्य है कि आपके पापा भी ज्यादा खाना खाएंगे। ये तो कोई जरूरी है नहीं। तो बात दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे असर्शन का, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर नहीं होगा, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बात तो दोनों जगह पे सही कही जा रही है। बात ये भी सही है कि पांडिचेरी में ढेर सारा फर्टिलाइजर यूज होता है, पंजाब से भी ज्यादा यूज होता है। और जितने भी भारत में स्टेट हैं, उसमें सबसे ज्यादा पंजाब में
फर्टिलाइजर यूज होता है, ये भी बात सही है। लेकिन पांडिचेरी में ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज होना ये साबित नहीं करता है कि पांडिचेरी में ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करना ये साबित नहीं कर सकता कि पंजाब में भी ज़्यादा फर्टिलाइजर इसी की वजह से हो रहा है। मतलब ये कोई कारण थोड़ी है कि इसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। तो दोनों आपस में एक-दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है, दोनों आपस में एक-दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द एटमॉस्फेरिक एंड हाइड्रोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स मेंशन इन द सोर्स कंसीडर द फॉलोइंग। हमारी जो बुक है, जिस बुक से मैंने क्वेश्चन बनाया है, उस बुक में आपको यहाँ पर दिए गए 3 सेंटेंस आपको वहाँ पर दिखेंगे। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, ये तीनों स्टेटमेंट आपको बुक में देखने को मिलेगा। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन-कौन से सही हैं। द एनुअल एवरेज रेनफॉल इन इंडिया 194 मिलीमीटर। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल सही है, यानी कि भारत में 194 मिलीमीटर बरसात होती है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। दूसरा है, वाटर वेपर कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 0.001% ऑफ द ग्लोबल वाटर। यानी कि पूरी दुनिया में जितना पानी है, उस पानी में से 0.001% जो पानी है, ये हमारे एनवायरनमेंट में वेपर के रूप में, बोले तो भाप के रूप में उपस्थित रहता है। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है, ये भी हमारा बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। अगला है, द जनरेटेड रेनफॉल। भारत में द जनरेटेड रेनफॉल वॉल्यूम इन इंडिया। भारत में कुल कितना बरसात होता है? तो भारत में अगर बरसात की वॉल्यूम की बात करें, यानी कि जो पानी गिरता है, उस पानी का जो वॉल्यूम होता है वो 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर होता है। यानी कि अगर हमारे पास 400 मिलियन हेक्टेयर जमीन हो, तो इतना पानी बरसता है कि 400 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर 1 मीटर पानी भर जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। इतना पानी भारत में 1 साल के अंदर बरसता है। इसको मिलीमीटर में हम बात करते हैं तो 194 मिलीमीटर होता है। तो हमारे यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारे जो 10 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुए। 10 क्वेश्चन में आपने सही कितने किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। बाकी अगर कुछ गड़बड़ लग रहा हो या कोई आपको सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी अगर हमारा पेड कोर्स खरीद के एक बार अच्छे से आप एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक बार हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।